ये वह समय था जब पत्थर मंदिरों से ज्यादा बोलते थे और झीलों में साम्राज्यों की परछाइयां दिखती थीं। लेकिन कुछ ऐसा घटा जिसने वहां की मिट्टी को सदा के लिए खून बना दिया। वह एक ऐसी चाल थी जो दीवारों के भीतर से चली थी। घाटियों में संदेशवाहक रातों को दौड़ रहे थे और महल की मीनारों पर दीपक अब पहरे की तरह जलाए जाते थे। ये केवल किसी एक नगर की नहीं बल्कि पूरी भूमि की परीक्षा थी। और फिर एक दिन वह समय आया जब इतिहास ने नई कहानी लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1222 में मेवाड़ रावल जैत्र सिंह के अधीन एक समृद्ध और स्थिर राज्य था। राजधानी नागदा अरावली की घाटियों में बसी थी। झीलों के किनारे चमकते पत्थर के मंदिर, व्यस्त बाजार और व्यापारिक काफिले की आवाजाही इसकी पहचान थी। पूर्व से अजमेर और नागौर, पश्चिम से कच्छ और गुजरात तक व्यापार चलता था। मगर इस शांति के बीच उत्तर से खतरे की आहट आने लगी। दिल्ली में इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ता संभाली और साम्राज्य को मजबूत किया। अब उसकी नजर पश्चिम पर थी, जहां गुजरात के बंदरगाहों से अरब और फारस तक व्यापार होता था। दरबार के अमीरों की राय थी कि अगर इन बंदरगाहों पर कब्जा करना है तो पहले मेवाड़ की पहाड़ियों को झुकाना होगा, जो दिल्ली और गुजरात के बीच एक अजेय कवच थी। रावल जैत्र सिंह को इन योजनाओं की खबर मिल चुकी थी। नागदा किले में उन्होंने योगराज और अन्य सरदारों संग बैठकें की। योगराज उनके सबसे प्रमुख सेनानायक थे। चौकियों से रिपोर्टें आईं कि अजमेर के पार अजनबी तुर्की घुड़सवार देखे गए हैं। रावल जैत्र सिंह ने सीमाओं पर पहरे और गश्त बढ़ाने के आदेश दिए। योगराज ने आपात सभा बुलाकर रसद और अनाज के भंडार भरवाए। इसी बीच सुल्तानी फौज राजस्थान की ओर बढ़ी। नागौर और अजमेर के गांवों से लूटपाट की खबरें आईं। किले की मीनार से जब रावल जैत्र सिंह ने उत्तर देखा तो क्षितिज पर उठती धूल का बादल साफ दिख रहा था, किसी आक्रमण का संकेत। नागदा में भय फैल गया। सैनिक चौकियों पर तैनात थे। लोग जल्दी घर लौट आते। अगली सुबह इल्तुतमिश के सेनापति मिल्छ्रिकार की सेना अजमेर और नागौर पार कर मेवाड़ की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। तुर्की घुड़सवार, धनुर्धारी और भालेदार, ऊंटों पर रसद और आग लगाने वाले हथियारों के साथ। रास्ते में नागौर के पास ठाकुरों का प्रतिरोध असफल रहा। कई मंदिर टूटे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। ढोल नगाड़ों और धूल के बादल से स्पष्ट था कि हमला सीमित नहीं होगा। लोग पहाड़ियों में छिपने लगे। पुजारी मूर्तियां और ग्रंथ गुफाओं में ले गए। रात भर दीवारों पर पहरेदारी चली और जनजीवन में भय छा गया। मिल्छ्रिकार ने लूटा माल अजमेर के पास इकट्ठा करवाकर दिल्ली को संदेश भेजा। लूट का माल मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नई टुकड़ी भेजने का आदेश दिया। नागदा के किले में रावल जैत्र सिंह ने सभा बुलाई और कहा कि युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। उन्होंने आदेश दिया कि हर घर रखवाला है। मुकाबला दीवारों और दर्रों में होगा, जहां मेवाड़ की मिट्टी खुद हथियार बन जाएगी। योगराज ने कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन दिया कि दुश्मन यहां चैन से नहीं रह सकेगा। भोर से ठीक पहले नगाड़ों की गूंज पूरे नगर में फैल चुकी थी। धुंध हटते ही हजारों घोड़े, रसद गाड़ियां और तंबू दिखे, क्योंकि अब शहर तक पहुंचने में केवल कुछ घंटे बाकी थे। पेमराज, जो योगराज के बेटे थे, अपने 100 सैनिकों के साथ उत्तर द्वार पहुंचे, जहां से पहला आक्रमण संभावित था। रावल जैत्र सिंह ने चारों प्रवेश द्वारों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। पश्चिम द्वार पर जलते तीरों के लिए बुर्ज बनाए गए। दक्षिण की गलियों में बैरिकेड लगे और दीवारों पर पत्थर व गरम तेल के घड़े रखे गए। आदेश था कि बिना संकेत कोई हमला नहीं करेगा। दोपहर तक खबर आई कि मिल्छ्रिकार ने सेना 2 भागों में बांटी है। एक सीधा नगर की ओर, दूसरा झील पार से घेरा डालेगा। योगराज ने पूर्ण सतर्कता के साथ चौकियों पर संदेशवाहक तैनात कर दिए, ताकि किसी भी दिशा से हमले का संकेत तत्काल रावल जैत्र सिंह तक पहुंचे। नागदा की घाटियों पर युद्ध की पहली रात उतर चुकी थी। मिल्छ्रिकार ने अपनी सेना को आदेश दिया कि सूर्योदय होते ही शहर को चारों ओर से घेर लिया जाए। उसके आदेश के साथ ही तुरही की गूंज उठी और युद्ध का आरंभ हो गया। पहला हमला मध्य द्वार पर हुआ। मिल्छ्रिकार के सैनिकों ने लकड़ी की ढाल और टावर आगे बढ़ाए और आग के तीर छोड़े। नागदा की दीवारों पर रखे पत्थर नीचे गिरने लगे, मगर रावल जैत्र सिंह ने तत्परता से आदेश दिया कि ऊंचाई से उबलता तेल डाला जाए। पहरेदारों ने उबलता तेल और जलते कपड़े दुश्मनों पर फेंके। नीचे खड़े तुर्क दर्दनाक चीखों के साथ पीछे हटे।
पर हमला थमने वाला नहीं था। 2 घंटे तक लगातार धनुषों की गूंज सुनाई देती रही। पेमराज ने अपने तीरंदाजों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने दीवारों की ओट से तीर छोड़े, जिससे कई दुश्मन घोड़े गिर पड़े, मगर मिलच्छ्रिकार ने तुरंत पीछे से नई पंक्ति आगे भेज दी। अब मैदान में आग और धूल एक साथ फैल चुकी थी। दोपहर तक दोनों पक्ष थक चुके थे। रावल जैत्र सिंह ने अपनी स्थिति सुदृढ़ रखने के लिए सैनिकों को संयम पूर्वक पीछे हटाकर दीवारों के अंदर पुनर्गठित किया। योगराज ने नगर की झीलों से पानी भरवाकर दीवारों पर रखे घड़ों को फिर से भरा, ताकि आग लगने पर तुरंत बुझाई जा सके। इस बीच कुछ सुल्तानी सैनिक झील के किनारे के रास्ते से शहर में घुसने की कोशिश करने लगे। यह देखकर पेमराज स्वयं अपने दल के साथ वहां पहुंचे और वीरता से तलवारें भिड़ाईं। संघर्ष छोटा था लेकिन अत्यंत भीषण। पेमराज की संगठित टुकड़ी ने हमलावरों को वहीं रोक दिया और मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया। शाम होते होते मिलच्छ्रिकार ने शिविर में लौटते हुए कहा कि अगला आक्रमण रात के अंधेरे में ही होगा। उसने अपने अमीरों को आदेश दिया कि लकड़ी और घास के गट्ठर तैयार रखे जाएं, ताकि उन्हें जलाकर दीवारों के नीचे फेंका जा सके। दूसरी ओर रावल जैत्र सिंह ने यह भली भांति समझ लिया था कि यह घेरा शीघ्र समाप्त नहीं होगा। उन्होंने योगराज से कहा कि सैनिकों को विश्राम का समय न दिया जाए, हर द्वार पर पहरा दोगुना किया जाए। रात गहराई तो दुश्मनों ने किले की दीवारों के नीचे मशालें फेंकनी शुरू की और कुछ हिस्सों में आग लग गई। दीवारों पर तैनात रक्षक सैनिकों ने पानी और मिट्टी से आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। इसी अफरा तफरी में कई नागरिक अपने घरों से निकलकर मंदिर प्रांगण की ओर भागे, जहां पुरोहित शांत स्वर में लोगों को धैर्य रखने का आग्रह कर रहे थे। रात के तीसरे प्रहर में पेमराज ने दीवार पर खड़े होकर नीचे देखा कि सैकड़ों तुर्क जलते तीरों के साथ दीवार की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने धनुष से निशाना साधा और पहली पंक्ति गिरा दी। उनके साथियों ने भी वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में दीवार के नीचे पड़ी मशालें बुझ गईं। दुश्मन पीछे हट गया। सन्नाटा फैल गया, पर यह केवल कुछ घंटों की राहत थी। दूर पहाड़ियों में मिलच्छ्रिकार का शिविर अब भी जल रहा था और उसकी सेना नए हमले की तैयारी में जुटी थी। रावल जैत्र सिंह ने योगराज से कहा कि आज भले उन्होंने दुश्मन को रोक लिया हो, लेकिन वे कल फिर लौटेंगे और नागदा को संभाले रखना ही असली युद्ध साबित होगा। दूर से ढोल की आवाज फिर सुनाई दी। इससे यह मालूम चला कि घेरा खत्म नहीं हुआ था, वह बस आकार ले रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण क्षितिज पर उभरी, मिलच्छ्रिकार ने अपनी पूरी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसके तुर्की घुड़सवार दीवारों के चारों ओर फैल गए और तीरंदाजों ने लगातार बाण चलाने आरंभ कर दिए। योगराज ने तत्काल पहरेदारों को आदेश दिया कि हर द्वार पर बालू और पानी पहुंचाया जाए, मगर अब पानी की मात्रा कम पड़ने लगी थी। झील से खींचा गया पानी आधे रास्ते में ही गर्म हो जाता, क्योंकि नीचे की आग जो सुल्तानी सेना ने लगाई थी लगातार फैल रही थी। दोपहर तक मिलच्छ्रिकार की सेना ने किले की उत्तरी दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया था। जब पत्थर गिरा तो पेमराज उसी दिशा में मौजूद थे। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े पर चढ़कर तीरंदाजों को पीछे खींचने और नए दस्ते को आगे लाने का आदेश दिया, मगर दुश्मन अब भीतर तक प्रवेश कर चुका था। पहली भिड़ंत दीवार के नीचे ही हुई, जहां दर्जनों वीर सैनिक रणभूमि में गिरे। शहर के भीतर अफरा तफरी फैल गई। नागरिक अपने घर छोड़कर मंदिरों की ओर भाग रहे थे। पुरोहितों ने गर्भगृहों के द्वार बंद कर दिए ताकि मूर्तियां बची रहें। रावल जैत्र सिंह ने दक्षिणी द्वार की ओर लौटकर अपने सैनिकों को संगठित करने की कोशिश की, पर हमला चारों ओर से था। योगराज ने अपनी सूझबूझ से झील पार से सहायता भेजने का प्रयत्न किया, किंतु उस मार्ग को भी दुश्मन के घुड़सवारों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। अब नागदा की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी थी। दोपहर के बाद मिलच्छ्रिकार ने आदेश दिया कि किले के भीतर आग के गोले फेंके जाएं। लोहे के बर्तनों में जलता कपड़ा रखकर उन्हें गुलेलों से फेंका गया। जिन गलियों में वे गिरे वहां आग भड़क उठी। लोगों ने कुओं से पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया, परंतु सारा प्रयत्न निष्फल रहा। आग धीरे धीरे महल के चारों ओर फैलने लगी। पेमराज ने अपने दल के साथ एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने दीवार के टूटे हिस्से पर कब्जा करने के लिए घोड़ा दौड़ाया और कुछ तुर्की सैनिकों को पीछे धकेला, मगर जब वह वापस लौटे तो उनके कई साथी गिर चुके थे। योगराज ने चिंतित होकर उन्हें पीछे हटने का संकेत दिया,
परंतु पेमराज रुके नहीं। तीरों की वर्षा में वे गंभीर रूप से घायल हुए और दीवार के भीतर लौट आए। सूरज डूबते डूबते नागदा धधकते अंगारों में परिवर्तित हो चुका था। रावल जैत्र सिंह ने देखा कि अब प्रजा को निकालना ही एकमात्र उपाय है। चुने हुए सैनिकों ने स्त्रियों और बच्चों को झील पार के गांवों की दिशा में भेजा। कुछ ही देर में राजमहल की छत तक आग पहुंच गई। रात होते होते किले की ऊंची मीनारें एक एक कर गिरने लगीं। मिलछ्रिकार ने अपने तंबू से यह दृश्य देखा और निर्दयतापूर्वक अपने सैनिकों को लूट की अनुमति दे दी। अनेक नागरिक अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों की ओर भागे। रावल जैत्र सिंह ने अपने शेष सैनिकों के साथ किले के पिछली ओर का गुप्त मार्ग पकड़ा। योगराज और उनके साथ के घुड़सवार उस संकरी घाटी से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। रावल जैत्र सिंह ने पीछे मुड़कर उस दिशा में आखिरी बार नजर डाली और कहा कि आज उन्होंने नगर खोया है, लेकिन सम्मान नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ा और अंधकार में विलीन हो गए। रावल जैत्र सिंह अपने छोटे दल के साथ दक्षिण दिशा की पहाड़ियों से नीचे उतरे। उनके साथ योगराज और कुछ विश्वस्त सैनिक थे, जिन्होंने रात के अंधेरे में अदम्य साहस के साथ शहर से निकलकर पहाड़ी मार्ग पकड़ा था। सबके चेहरों पर थकान और धूल की परतें जमी थीं। झील के उस पार एक नीची घाटी में वे रुके, जहां कभी चरवाहों के कच्चे घर बने थे। वहीं उन्होंने अपना अस्थायी शिविर स्थापित किया। योगराज ने आसपास के गांवों में संदेश भेजे कि जो लोग बचे हैं वे इस घाटी में आ जाएं। दोपहर तक झुलसे कपड़ों और राख से ढंके चेहरों वाले सैकड़ों लोग वहां पहुंचने लगे, जिनमें स्त्रियां, बच्चे और घायल सैनिक शामिल थे। पेमराज गंभीर रूप से घायल थे। उनकी भुजा पर तीर का गहरा निशान था, जिसे कपड़े से सावधानी पूर्वक बांधा गया था। रावल जैत्र सिंह ने पूरी रात जागकर शांत मन से आगामी योजनाएं बनाई कि अब आगे क्या करना है। इस बीच सूचना मिली कि मिलछ्रिकार की सेना नागदा में ठहर गई है और आसपास के क्षेत्रों से कर वसूल रही है। यह समाचार प्राप्त होते ही रावल जैत्र सिंह ने दृढ़ निश्चय किया कि इस पराजय को वे अंत नहीं बनने देंगे। आसपास के किसानों और चरवाहों तक संदेश भेजा गया कि रावल जैत्र सिंह सुरक्षित हैं और संघर्ष अब भी जारी है। धीरे धीरे पुरानी चौकियां पुनः सक्रिय होने लगीं। घाटी के किनारे तीर धनुषों का निर्माण आरंभ हुआ और लोहारों ने अपनी भट्ठियां पुनः प्रज्वलित कर दी। रावल जैत्र सिंह ने अपने सैनिकों से कहा कि वे अपनी भूमि अवश्य वापस लेंगे, पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले उन्हें खुद को फिर से मजबूत और संगठित करना होगा। सुबह होते ही नए दूतों को चारों दिशाओं में भेजा गया, अजमेर, चिरवा और गोगुंदा की ओर, ताकि यह संदेश फैले कि रावल जैत्र सिंह जिंदा है और मेवाड़ अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस समाचार ने धीरे धीरे पूरे प्रदेश में नवजीवन भर दिया। गांवों में लोग पुनः संगठित होने लगे। घाटी की रातों में प्रत्येक पहरेदार को यह निर्देश था कि जब भी उत्तर दिशा में मशालें दिखाई दें तो तुरंत शंखनाद किया जाए, क्योंकि सभी यह भली भांति जानते थे कि यह शांति स्थायी नहीं है। यह केवल अगली लड़ाई से पूर्व की गंभीर खामोशी थी। कई सप्ताह बीत गए। रावल जैत्र सिंह ने गहन विचार के बाद राजधानी को नष्ट नागदा से आहर स्थानांतरित किया और वहीं से मेवाड़ के पुनर्गठन का आरंभ किया। उधर मिलछ्रिकार की सेना नागदा से पश्चिम दिशा की ओर लौट रही थी। कुछ अमीर अब भी कर वसूल कर रहे थे। यह सुनकर रावल जैत्र सिंह ने कहा कि दुश्मन यह समझ रहा है कि मेवाड़ समाप्त हो चुका है, जबकि वास्तव में यही समय है अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का। जासूसों ने सूचना दी कि मिलछ्रिकार का दल भूताला नामक स्थान पर ठहरा है। पानी की कमी और संकरी घाटियां इस जगह को युद्ध के लिए अत्यंत उपयुक्त बना रही थीं। रावल जैत्र सिंह ने घोषणा की कि भूताला ही उनका प्रतिशोध स्थल होगा। सभा में उपस्थित सैनिकों ने शपथ ली कि नागदा की राख का बदला लिए बिना वे चैन नहीं पाएंगे। भूताला की ओर प्रस्थान करने से पूर्व प्रत्येक सैनिक ने श्रद्धा से मिट्टी अपने मस्तक पर लगाई। योगराज ने बाहरी हिस्से में सैन्य शिविर स्थापित कर नियमित टुकड़ियां भेजनी शुरू कर दी। चिरवा, गोगुंदा, बसंतगढ़ और मांडलगढ़ के सरदार आकर डेरा डाले। जासूसों ने सूचित किया कि मिलछ्रिकार अब भी नागदा के दक्षिण भूताला के पास ठहरा है। यह सुनकर उन्होंने समझ लिया कि इससे बेहतर अवसर हमला करने का नहीं होगा और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को भूताला की ओर बढ़ने को कहा। रावल जैत्र सिंह सबसे पीछे चल रहे थे, हर टुकड़ी की गति पर नजर रखते हुए। 3 दिन बाद सेना भूताला के निकट पहुंची। रास्ता कठिन था, पर सब जानते थे
कि यहीं सम्मान की पुनः स्थापना होगी। रात में शिविर बसाए गए, मशालें जलीं, पहरे तैनात हुए। भूताला की घाटी में दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर नागदा की राख से उठी मेवाड़, दूसरी ओर इल्तुतमिश का सेनापति मिल्छ्रिकार। दोनों सेनाएं एक दूसरे की चालें भांप रही थीं। सुबह मिल्छ्रिकार ने अपने अमीरों के साथ नक्शा फैलाकर घाटी की रूपरेखा दिखाई और कहा कि यह घाटी खाली दिखती है पर धोखा देती है। मेवाड़ी इस भूगोल को बेहतर जानते हैं। दूसरी ओर रावल जैत्र सिंह ने स्पष्ट किया कि भूताला उनकी ढाल है, वे ऊंचाई पर हैं और दुश्मन नीचे। उस पर योगराज ने आगे बढ़कर कहा कि अगर वे नीचे से चढ़ेंगे तो हमारी तलवारें पहले चलेंगी। इसके बाद पेमराज ने अग्रदूतों को आगे लगाया और आदेश दिया कि शंख बजने तक कोई वार न करे। घाटियों में पत्थर जमवाए गए ताकि घोड़ों की गति धीमी हो। यह उनकी नई रणनीति थी, दुश्मन को उलझाना और उचित क्षण पर पलटवार करना। दिन चढ़ते ही जासूसी शुरू हुई। मिल्छ्रिकार के ऊंट सवार जासूस मेवाड़ी शिविर तक तो पहुंच गए पर लौट न सके, क्योंकि पेमराज के कुशल तीरंदाजों ने उन्हें सटीक निशाने से गिरा दिया। सुल्तानी शिविर में घबराहट फैल गई। सैनिकों को आभास हुआ कि हमला होने वाला है, पर मिल्छ्रिकार ने कहा कि अभी नहीं, पहले मेवाड़ियों की शक्ति परखी जाएगी। शाम ढलते ही रावल जैत्र सिंह ने सरदारों की सभा बुलाई और योगराज ने कहा कि अगर कल वे आगे बढ़ेंगे तो पलटवार का संकेत तुरंत दे दिया जाएगा। रावल जैत्र सिंह ने अत्यंत संतुलित ढंग से सभी की जिम्मेदारियां निर्धारित की। पेमराज उत्तर मोर्चे की रक्षा में, योगराज रसद और आपूर्ति की देखरेख में, और वे स्वयं मध्य भाग से पूरे मोर्चे की रणनीति पर दृष्टि रखेंगे। भोर होते ही पूरी घाटी युद्ध के लिए तैयार थी। मिल्छ्रिकार अपने घोड़े पर सवार होकर सेना की पंक्तियों के बीच से गुजरा। मिल्छ्रिकार ने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि जब तक मेवाड़ की सेना नीचे न उतरे, तीरों की बौछार लगातार रखी जाए। पहला प्रहार सुल्तानी तीरंदाजों ने किया, परंतु ऊंचाई के कारण उनके निशाने चूक गए। पेमराज ने संकेत दिया और ऊपर से छोड़े गए तीर नीचे गिरते ही दुश्मन की पंक्तियां तोड़ने लगे। दोपहर तक मिल्छ्रिकार ने अपनी सेना को दो हिस्सों में विभाजित किया। एक दल पश्चिमी किनारे से घूमकर पीछे जाने लगा, जबकि दूसरा दल सीधा प्रहार करने के लिए बढ़ा। रावल जैत्र सिंह ने पेमराज को अग्रभाग संभालने और बाएं हमले को रोकने का आदेश दिया। मेवाड़ी योद्धाओं ने अत्यंत भीषण प्रतिकार किया। यह युद्ध का पहला सीधा टकराव था। ऊंचाई से रावल जैत्र सिंह ने देखा कि मैदान अस्थिर हो रहा है। उन्होंने दूत भेजे ताकि पंक्ति बनी रहे। योगराज नीचे उतरे और सैनिकों से कहा कि घाटी की दीवारों की ओट लेकर जाए ताकि दुश्मन सीधे पहुंच न सके। सैनिकों ने उनके आदेश का पूर्ण पालन किया और पत्थरों के पीछे जाकर अपना मोर्चा सुदृढ़ किया। मिल्छ्रिकार ने क्रोधित होकर हाथ उठाया और संकेत दिया। सैकड़ों घोड़े एक साथ दौड़ पड़े और दोनों सेनाएं आमने सामने टकरा गईं। भूताला की घाटी में इतिहास का सबसे भयंकर और निर्णायक संघर्ष प्रारंभ हुआ। रावल जैत्र सिंह ने संकेत दिया कि मध्य दल भी उतर आए। सांझ तक दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंची। रावल जैत्र सिंह ने शांत दुश्मन शिविर की ओर देखा और तुरंत समझ गए कि यह शांति केवल छलावा है। सूर्योदय होते ही मिल्छ्रिकार ने अंतिम और निर्णायक आक्रमण की घोषणा की। उसने आदेश दिया कि सीधे पहाड़ी पर चढ़ाई की जाए और अग्रपंक्ति तोड़ दी जाए। तीरंदाजों को दोनों ओर इस प्रकार तैनात किया गया कि पीछे हटने की कोई गुंजाइश न रहे। फिर सीधी भिड़ंत आरंभ हुई। तलवारों की टकराहट, भालों की चमक और धूल की प्रचंड आंधियां घाटी में गूंज उठीं। पेमराज ने एक तुर्की अमीर को गिराया, पर मिल्छ्रिकार ने नई टुकड़ियां भेजकर जवाब दिया। अब युद्ध इतना समीप आ चुका था कि तीरों की जगह केवल तलवारें बोल रही थीं। योगराज ने पीछे से मोर्चा संभाला, घायल हटाए, नई टुकड़ियां भेजीं, पानी और हथियार पहुंचाए। रावल जैत्र सिंह ने उत्तर दिया, जब तक उनका झंडा गिरा नहीं, युद्ध खत्म नहीं। पेमराज और उनके साथी दुश्मन की पंक्तियों के बीच पहुंच चुके थे। चारों ओर तुर्की सैनिकों का घेरा था। वह बिना रुके तलवार चलाते रहे, पर संख्या असमान थी। उनके घोड़े को तीर लगा, वह गिरा, फिर भी लड़ते रहे। इस बीच रावल जैत्र सिंह ने स्थिति का आकलन करते हुए मध्य दल को आगे बढ़ने का संकेत दिया। उनकी योजना स्पष्ट थी, जितना दुश्मन नीचे उतरेगा उतनी ही घाटी स्वयं उनकी बाधा बन जाएगी। दोपहर ढलते ढलते पेमराज की स्थिति गंभीर हो गई। उनके साथी गिरते जा रहे थे। शीघ्र ही तुर्की सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सूर्यास्त तक युद्ध की गति मंद पड़ने लगी।
रावल जैत्र सिंह ने दूर दृष्टि डाली, पर पेमराज का कोई संकेत दिखाई नहीं दिया। भोर तक खोज जारी रही। जब कुछ सैनिक पेमराज का कवच लेकर लौटे तो योगराज हैरान रह गए। इस पर रावल जैत्र सिंह ने आदेश दिया कि एक भी सुल्तानी सैनिक जीवित न बचे। इस संदेश ने सेना को एक कर दिया। अब यह युद्ध नहीं, प्रतिशोध था। जैसे ही सुल्तानी सेना घाटी में उतरी, योगराज के संकेत पर ऊपर से तीर और पत्थर वर्षा की तरह बरसे। संकरे मार्ग में घोड़ों का रुख मोड़ना असंभव था। कुछ ही क्षणों में सुल्तानी पंक्तियां बिखर गईं। रावल जैत्र सिंह ने मध्य दल को नीचे उतरने का आदेश दिया। मेवाड़ी सैनिक ढालें उठाए संगठित रूप से नीचे उतरे। ऊंचाई से हो रहे प्रहारों ने शत्रुओं को टिकने नहीं दिया। मेवाड़ी सेना ने उन्हें बीच से काट दिया। अब युद्ध निर्णायक था। योगराज ने दक्षिण से आकर दुश्मन की रसद पर हमला किया। रसद टूटते ही सुल्तानी दल में भारी अफरा तफरी मच गई। इस निर्णायक पल पर रावल जैत्र सिंह स्वयं अपने अश्व पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। वे सीधे शत्रु के झंडे तक पहुंचे और गर्व से घोषणा की, जहां यह झंडा गिरेगा वहीं मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः उठेगी। उसके संकेत पर सैकड़ों सैनिक टूट पड़े और भूताला की घाटी में मेवाड़ का प्रतिशोध जीवित हो उठा। मिल्च शिकार ने भयभीत होकर देखा कि उसका समूचा दल चारों दिशाओं से घिर चुका है। उसने पश्चिम की ओर पलटने का प्रयास किया, पर वहां पहले से योगराज की सुव्यवस्थित टुकड़ी उसका मार्ग रोक चुकी थी। संकरी घाटी में अब पीछे हटने का कोई मार्ग शेष नहीं था। घोड़े आपस में टकराने लगे, रसद गाड़ियां पलट गईं। घंटों तक चले भयंकर युद्ध के बाद अनेक सुल्तानी सैनिक जंगलों की ओर भाग खड़े हुए। मिल्च शिकार गंभीर रूप से घायल हुआ और केवल 2 सहायकों के साथ किसी तरह प्राण बचाकर भाग निकला। उसके पीछे छोड़ा गया शिविर अब पूरी तरह मेवाड़ के अधिकार में था। संध्या में रावल जैत्र सिंह ने मैदान देखा और कहा कि आज नागदा का बदला पूरा हुआ। सुल्तानी दल के शेष सैनिक पश्चिम दिशा में भाग चुके थे और मिल्च शिकार घायल अवस्था में अरावली पार कर इल्तुतमिश के दरबार में दिल्ली लौट गया। जो ग्रामीण अरावली की पहाड़ियों में छिपे थे वे अब लौट आए। उनके चेहरों पर भय नहीं, गर्व की चमक थी। रावल जैत्र सिंह ने राजधानी को औपचारिक रूप से आहर में स्थानांतरित किया। नागदा अब केवल एक स्मृति रह गया, पर उसका स्थान इतिहास में और ऊंचा हो गया। दरबार में चर्चा हुई कि क्या सुल्तान फिर आएगा। रावल जैत्र सिंह ने कहा कि वे लौटेंगे, पर इस बार उनकी तैयारी से पहले हमारी तैयारी पूरी रहेगी। मिल्च शिकार की पराजय का समाचार शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। इल्तुतमिश अत्यंत क्रोधित हुआ, परंतु उसने दूसरा अभियान नहीं भेजा। दिल्ली दरबार में यह चर्चा हुई कि अरावली की भूमि कठिन है और वहां के हिंदू सैनिक कभी झुकते नहीं। इस हार ने सल्तनत की पश्चिमी बढ़त रोक दी। वर्षों बाद चिरावा और घाघसा के शिलालेखों में अंकित हुआ, सुल्तान भी रावल जैत्र सिंह के अभिमान को झुका नहीं सका। दिल्ली दरबार में मिल्च शिकार की पराजय की चर्चा लंबे समय तक होती रही। इल्तुतमिश पुनः अभियान भेजना चाहता था, किंतु दरबार के बुजुर्ग अमीरों ने उसे समझाया कि मेवाड़ की घाटियां स्वयं सबसे बड़ा शत्रु हैं। यह निर्णय मेवाड़ के लिए कुछ दशकों की शांति लेकर आया। मिल्च शिकार का नाम फिर किसी भी अभियान में उल्लेखित नहीं हुआ। इतिहास के पन्नों में यह अध्याय केवल युद्ध का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और धैर्य का प्रतीक है। एक रावल जैत्र सिंह जिन्होंने पराजय से शक्ति पाई, एक पेमराज जिन्होंने बलिदान को गौरव बनाया, और एक भूमि जिसने सुल्तान की तलवारों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। यही है भूताला की गाथा, जहां राख से जन्मी लौ कभी बुझी नहीं। और इस तरह यह बदला मेवाड़ी सैनिकों और स्थानीय लोगों ने पूरा किया। जिहादियों ने जब मंदिरों और शहरों को राख किया तो उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं जलाईं, बल्कि उन्होंने सभ्यता और नियत की सीमाएं भी जला दी, और वही नियत उनकी सबसे बड़ी विफलता बनी। भूताला में हुए निर्णायक संघर्ष में नागदा की राख से उठे जवानों, किसानों और चौकियों के पुराणों ने एकजुट रहकर उस सत्ता को उसी जंगली नीति का सामना कराया जो उन्होंने धर्म के नाम पर छेड़ी थी। उन्होंने तलवारों का इस्तेमाल अपनी भूमि बचाने के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए किया, न कि धार्मिक प्रचार के लिए, और वही फर्क था जिसने लड़ाई को न्याय का रूप दिया। जब सुल्तानी सेना भागी तब दिल्ली के बड़े दरबारों की किताबों में जीत दर्ज हुई, पर मेवाड़ की जमीर ने अलग फैसला सुना दिया कि वह शक्ति जिसने धर्म का नाम लेकर जला दिया था,
वह नियत में हार गया। और अगर यह कहानी आपको झकझोर गई तो आपको रानी कमलापति के बलिदान को जानना चाहिए, चित्तौड़ की घेराबंदी को महसूस करना चाहिए और छत्रपति राजा राम के पलायन को समझना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।